नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। नमस्कार, मैं हूं रजत और बाजार पे आज बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है। जिस लेवल पे खुले थे उसी के आसपास कामकाज हो रहा है। 8400 के ऊपर गए, उसके ऊपर नहीं टिके। कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से 8400 के लेवल को कॉन्कर कर लें, उसके ऊपर निफ्टी बंद हो जाए। लेकिन ओपनिंग थी 8391, अभी का लेवल है 8390। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड आज के मार्केट में बन रहा है। सेंसेक्स 60 अंकों के आसपास की बढ़त शो कर रहा है। साइंट के इनफैक्ट रिजल्ट्स को भी ट्रैक करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा 8400 के ऊपर टिकने की कोशिश है। जो इनफैक्ट आज निफ्टी बैंक की जो वीकली क्लोजिंग है वो भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए, कल की क्लोजिंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं और आज बैंकिंग कंपोनेंट्स में कुछ ज़्यादा तेजी बनी नहीं। लेकिन जो सेक्टर फोकस में आया क्लियर कट वो है पावर स्टॉक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में 5% की तेजी। एक खबर अभी थोड़ी देर पहले है, एनएचपीसी की 1.7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, लेकिन डिविडेंड यील्ड पहुंच गई 6%। उसने एनएचपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, इन स्टॉक्स पे खरीदारी बढ़ गई। आईटी शेयरों में पुल बैक है, फार्मा बिकवाली शुरुआती सत्र से। बिल्कुल, तो एक रेंज में ही कामकाज सुबह से हुआ है। बेंचमार्क इंडाइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बाइंग आज हमने कैपिटल गुड्स, आईटी शेयरों में देखी है। लेकिन साइड के नंबर्स आए, स्टॉक पर एक इंस्टेंट रिएक्शन। अब 4% की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, जिसके बाद एक स्पर्ट आया था इस शेयर में, फिर अपने इंटरडे हाई से नीचे और अब नंबर्स के बाद फिर से चलना शुरू किया है। बेटा मार्जिन जो है वो थोड़े से गिरे हैं, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से कम रहे हैं। 13.9% जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के मार्जिन थे और इस बार 13.2% का ये आंकड़ा आया है। और अगर कंसोलिडेटेड मुनाफा आप देखेंगे तो वो 97 करोड़ से घटकर 94 करोड़ रहा है। 3.5% ऊपर ये स्टॉक हालांकि भी ट्रेड कर रहा है। और कुछ नंबर्स देखें तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर है आपकी स्क्रीन पर। आय जो है वो 917 करोड़ रही है वर्सेस 914 करोड़ और एबिटा 121 करोड़ रहा है कंपनी का 127 करोड़ के मुकाबले। लेकिन ऑलरेडी आईटी को लेकर इतनी नेगेटिविटी और इतनी वीक अर्निंग्स की प्रोजेक्शंस की गई थी कि उसके सामने शायद ये नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट को बेटर लग रहे हैं और इसीलिए स्टॉक नीचे से थोड़ा सा चलते हुए ट्रेड कर रहा है। अभी 3.5% की बढ़त के साथ साइंट अब लोअर लेवल से रिकवर करते हुए 509 के लेवल्स पर है। औसत उम्मीद है कि 90 बेसिस पॉइंट से 140 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर मार्जिन्स इरोड होंगे, लेकिन वैसी कुछ शेप नहीं दिखाई दे रही है साइंट में। और अब फिलहाल 3% के आसपास की तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। विवेक गुप्ता साहब मेरे से मौजूद हैं। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज के सत्र में जो बाजार पैन आउट हो रहा है, अब क्या तेजी यहाँ से और बढ़ेगी बजट से पहले, या फिर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच तो ऑलरेडी मार्केट डिलीवर कर चुके हैं? नमस्कार, मुझे लगता है ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है उसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन फिलहाल बना के रखनी चाहिए। यहाँ से मंदी बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है तेजी सस्टेन करे। तो जब तक ये तेजी सस्टेन कर रही है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए। मुझे लगता है 8390 से 8400 की रेंज में काफ़ी अच्छी बाइंग करके आ सकती है। 8350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसका स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल पोजीशन को। जी, आप देखिए आज परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स को, इन्फोसिस को सबसे पहले देख लेते हैं। 3% की लगभग मजबूती स्टॉक में देखी जा रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। और अगर आज शायद इन्फोसिस सपोर्ट में नहीं होता तो मार्केट्स और नीचे हो सकते थे। इन्फोसिस की ओर से कंसिस्टेंट सपोर्ट आया है। सिद्धार्थ सिदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं आनंद राठी से। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पर आपके कॉमेंट्स क्या हैं? जो रिएक्शन इन्फोसिस में अर्निंग से पहले आ रहा है, कल सुबह नतीजे आएंगे, उसे आप कैसे देखते हैं और नंबर्स को लेकर क्या प्रोजेक्शन है दोनों ही कंपनियों के? देखिए, टीसीएस की पहले बात करें तो टीसीएस के तो क्रॉस करेंसी में जो हेडविंड ज़रूर रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैटिश का एक्सपेक्टेशन है और क्रॉस करेंसी में 1 से 1.5% का रेवेन्यू ग्रोथ में आपको कांस्टेंट करेंसी में 1 से 1.5% का रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है। मैं मानता हूँ मार्जिन मोर और लेस स्टेबल रहना चाहिए। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर ये दोनों ही कंपनियों में अगर कोई भी हिसाब से थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आ गए, क्योंकि ऑलरेडी ये सब फैक्टर्ड इन है कि Q3 और Q4 बहुत ही ख़राब है, सीजनली वीक क्वार्टर है और जो भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इश्यूज़ है ये सब लेके एक थोड़ा बहुत प्राइस रेंज ज़रूर हो चुका है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आने से ही स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये पूरे स्पेस में, IT स्पेस में हम मानते हैं कि हमारे जो प्रेफर्ड पिक्स है वो मिड कैप श्रेणी में है, परसिस्टेंट, मेजेस्को और साइंट। चलिए, लेकिन निफ्टी के कंपोनेंट्स में एक शेयर है LNT, इसमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जिस तरीके की तेज़ी आज है ये बहुत क्रूशल हर्डल्स के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। 1448 के लेवल पे है। विवेक, कैसा लग रहा है इस समय? टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो क्या बेट बनती है यहाँ पर तेज़ी और देखने को मिल सकती है LNT पे?
डेफिनेटली मुझे लगता है इसमें तेजी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1300 से लेकर 1400 की रेंज में ऑलमोस्ट एक महीने बाद कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है जो इसमें टारगेट पॉसिबल है वो 1490 और 1500 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 36 से लेकर 1440 की रेंज में मिलता है तो बाई करें। 1417 के स्टॉप लॉस साथ और ऊपर में 1490 का टारगेट। जी, एक स्टॉक आप देखिए NHPC, स्टॉक अभी भी करीब 10% की बढ़त के साथ ट्रेड करे। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि पावर स्टॉक्स में जो तेजी आज के सेशन में दिखी, आप देखिए SJVN, NTPC, NHPC, इन सभी शेयरों में एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट है। दरअसल मूडीज ने एक पॉजिटिव आउटलुक जारी किया है पूरी पावर सेक्टर पर। डिटेल्स आपको कुछ देर बाद बताएंगे, लेकिन एक क्विक कॉमेंट ले लेते हैं NTPC पर, जहां पर अभी 5.5% का मूव देखा जा रहा है। विवेक, ये क्या रहा है आपकी NTPC पर? नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई हो? मुझे लगता है एनटीपीसी बहुत ही बुलिश है। 170 का जो लेवल है वो 2012 के बाद एनटीपीसी ने क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये अब रैली सस्टेन करेगी। नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे वो 200 से लेकर 220 तक का मूव इसमें देखा जा सकता है। ऑब्वियसली पावर स्टॉक्स आज काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम में बनते हुए नजर आए। कुछ मिड कैप गेनर्स देख लेते हैं, जहां पर आज के सत्र में एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज जो बज़ है लार्ज कैप स्टॉक्स में इतना स्ट्रांग नहीं जितना कि मिड कैप स्टॉक्स में है। जैसे कि JMT ऑटो सुबह से ही एक्टिव हुआ, अब 10% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। NHPC यहाँ पर तो खबर ही थी, इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक जिसमें मुथूट कैपिटल शामिल है, 10% का मूव। यहाँ पर RPP इंफ्रा काफी समय बाद निष्ठुर से बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली गेन करता हुआ नजर आया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में तेजी है। अब ये देखिए आप, काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में कुछ स्टॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से ये RPP इंफ्रा, विवेक अगर आप ये चार्ट्स ट्रैक कर पाए तो 253 के लेवल पे है। आज वॉल्यूम्स काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं RPP इंफ्रा पे। क्या लगता है तेजी भी और बढ़ेगी? आरपीपी इंफ्रा का ओवरऑल चार्ट देखें तो 165 से लेकर 245 की जो रैली आई थी, उसके बाद इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया और फिर से 245 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है काफी बुलिश है चार्ट्स में। यहाँ पे भी बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 234 के स्टॉप लॉस साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में 290 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। जी, आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, MD क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट से। आशीष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी मार्केट्स का बिहेवियर आपको लग कैसा रहा है? पिछले 3 दिनों में जो स्ट्रेंथ दिखी थी उसके बाद ये कन्विक्शन मिल रहा था कि शायद प्री बजट रैली की शुरुआत है, लेकिन अभी जिस तरह से आज फिर से कंसोलिडेशन हावी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक हेल्दी कंसोलिडेशन है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए? देखिए, आपने क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर दिया है दीपाली की। कंसोलिडेशन का ही रुझान रहेगा। इनफैक्ट थोड़ी स्ट्रेच्ड लगी है ये रैली। हम लोग जब लास्ट टाइम आपसे बात कर रहे थे तो सब 8000 लेवल्स पे हमारी ये कॉल थी कि मार्केट यहाँ से अब डेफिनेटली मूव दिखाएगा, और 8300 तक के स्तर हम आपको अगर ध्यान होगा तो फेब तक बात कर रहे थे कि फेब की शुरुआत तक आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी पहले मार्केट ने वो स्तर क्रॉस किए। तो आई थिंक क्लियरली अब रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा, वो एक सीधी सीधी बात है। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये 2 इवेंट हैं, उतने ही बड़े हैं, इफ़ नॉट कंपेरेबल। बजट ख़त्म होते ही बहुत जल्दी शायद विदेशी निवेशक बहुत टाइम से जो फेंस सिटर रहा है वो एकदम से अंदर ना आए, क्योंकि वो इलेक्शन रिजल्ट्स को भी पर्सपेक्टिव में लेना चाहेगा। और क्योंकि वो अगर दोनों जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो उनके लिए एक डबल एडवांटेज रहेगा। सो आई थिंक आई सी अ क्लियर डायरेक्शनल मूव आफ्टर दिस कंसोलिडेशन व्हिच वी हैव गॉट इनटू टुडे आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। लेकिन पावर स्टॉक्स आज थीम है मार्केट की, बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेच में बहुत स्मार्टली गेन्स कर रहे हैं और कई स्टॉक 5-7% ऊपर है आज। कारण क्या है? पूजा से जानते हैं, इस समय मौजूद है वो। पूजा बताएं, आज जो रिपोर्ट आई इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की, वो क्या कहती है कि यहाँ पर कुछ सीरियस कंटेंडर्स हैं जहाँ पर खरीदारी बन सकती है? क्या बिल्कुल आउटलुक बदला है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज में? जी, मूडीज़ की थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है और जो आउटलुक है अपना पावर सेक्टर पर वो नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल का दे दिया है, और रेटिंग भी Baa3 की दी है, यानी कि पॉजिटिव रेटिंग दी है। तो काफ़ी बुलिश है वो इंडिया के पावर सेक्टर पर। उनका मानना है कि घरेलू कोल उत्पादन में जो बढ़त हो रही है उसमें सुधार हुआ है, जिसकी वजह से जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है इन तमाम पावर कंपनी के लिए। अगले 2-3 सालों में देखेंगे कि इनके नतीजों में भी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ
जो उदय सरकार ने उदय स्कीम की लॉन्च किया था 17 राज्यों में, उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिल रहा है। और आगे चल के माना जा रहा है कि अगले 18 महीनों में इन तमाम कंपनियों के PLF में भी सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। तो काफ़ी बुलिश है मूडी इंडिया के पावर सेक्टर पर। उनका मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे नतीजे इन तमाम कंपनियों से देखने को मिल सकते हैं। जी, इनफैक्ट सिद्धार्थ, आपके कमेंट्स क्या हैं पावर सेक्टर पर? मूडीज ने एक स्टेबल और एक इंप्रूव्ड आउटलुक शेयर किया है पावर सेक्टर पर और कहा है कि जिस तरह से डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, इससे जो परफॉर्मेंस होगी पावर सेक्टर की वो गोइंग फॉरवर्ड और इंप्रूव्ड होगी, फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रेंथन होगी। स्टॉक प्राइसेस में वो ये इस पॉजिटिव खबर का रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है। लेकिन आपका ओवरऑल व्यू सेक्टर पर क्या है और आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है स्पेस से? जी बिल्कुल, आपने जो सही कहा कि ये जो मूडीज़ ने रेटिंग बढ़ाई है और स्टेबल कर दिया है, ये ऑन द बैक ऑफ लिंकेजेस है, कोल लिंकेजेस, क्योंकि कोल का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आने वाला है CERC पे, जो टैरिफ का एक किस हिसाब से किया जाए। तो ये अगर पॉजिटिव, अगर इसका वर्डिक्ट अगर कंपनियों के फ़ायदे में आता है तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है पावर कंजम्पशन कंपनीज़ के लिए, पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए। साथ ही साथ इस पूरे ही क्षेत्र में हम मानते हैं कि हमारे कोई ऐसे प्रेफर्ड पिक्स नहीं है, बट हम मानते हैं जनरेशन कंपनीज में ट्रांसफॉर्मर्स साइड में हमारे कुछ एक कंपनीज है जैसे कि KEC और वो सब कंपनियां हैं, हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। साथ ही साथ पावर ग्रिड भी एक कंपनी है जिस पे नजर जरूर रखी जा सकती है। जी, लेकिन आज फार्मा की सेहत अच्छी नहीं है और ज्यादातर फार्मा शेयर्स थोड़े दबाव में ट्रेड कर रहे हैं और इसी पर एक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर हबील खुराकीवाला मौजूद हैं, चेयरमैन वॉकहार्ट ग्रुप के। मिस्टर खुराकीवाला, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ट्रंप ने सीधे सीधे फार्मा इंडस्ट्री को अटैक किया है फॉर हाई ड्रग प्राइसेस एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज। उन्होंने कहा है कि वो नया बिडिंग प्रोसेस लेकर आएंगे ताकि जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएं। जो स्टेटमेंट्स उनकी ओर से आए हैं, आप उन्हें कैसे रीड करते हैं, स्पेशली विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन फार्मा इंडस्ट्री? मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, उसका एम्फोसिस में ज्यादा तौर से इनोवेटिव ड्रग्स पे है और जेनेरिक पे नहीं है, क्योंकि अमेरिकन रेगुलेशन के मुताबिक वो उससे दे कैन नॉट डिस्कस द नेगोशिएट विद देम बिकॉज दैट इज अ लॉ and that is what he says. He will bring the bidding process for that purpose. As far as the generic industry is concerned, it might be actually better in some respect because once the government directly starts buying, Indian general company will have an advantage of the price point, and that will help them to reduce the cost. जी मिस्टर खुराकीवाला, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो इनोवेटिव ड्रग सेगमेंट है उस पर शायद ज़्यादा इसका कोरिलेशन हो सकता है, जो स्टेटमेंट्स उनके आए हैं, और जेनरिक बिजनेस पर उतना नहीं होगा और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जेनरिक बिजनेस में ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या इसको बिल्कुल मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप देखिए अभी और शायद क्लैरिटी इस पर आए, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट्स आए हैं। क्या कोई कॉज ऑफ कंसर्न अभी नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो इंडिया में उसको कुछ कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं है ज़्यादा। कुछ डिटेल्स आएगी तभी मालूम पड़ेगा। इन द मीन टाइम इट लुक्स ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडियन फार्मा कंपनी। पर सर, अगर ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ प्राइस रिवीजन की बात हो जाती है या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप की अगली पॉलिसी निकल के आती है कि उनको प्राइसिंग इशू को लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने पड़े, चाहे वो जेनरिक फार्मा कॉन्ट्रैक्ट्स ही क्यों ना हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है अगर नई पॉलिसी इस लिहाज से ड्राफ्ट हो जाए तो? Normally the way the industry works in USA is you supply to the wholesaler and wholesaler supplies to Medicare. And generic industry is highly competitive. For every drug there are several manufacturers. So from that point of view, government do not enter into a contract at the moment. But the moment they decide to enter in a contract, we might have some advantage there because of we can offer a better prices. जी, यानी आप कह रहे हैं कि इसका ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड एडवांटेज आ सकता है इंडियन जेनरिक कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, अगर प्राइसेस ऑल ओवर होते हैं या फिर यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज के साथ डील करती है तो? यस, और दूसरा ये बात है कि द मेडिसिन सप्लाइज टू आर्मी
has to be manufactured in America. So Indian companies who are manufacturing based in USA will benefit from the bidding, because normally today they don't have much business coming out of that. पर सर ये जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसी है? पहले टारगेट किया गया ऑटो सेक्टर को, अब फार्मा सेक्टर के बारे में बात निकल आई है, और वैसे भी यूएसएफडीए कंसर्न्स जो है बहुत ओवरहैंग है फार्मा सेक्टर के लिए। जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए आपको लग कैसे रही है? वो तो once a new president comes in only we will know what will actually संकेत उन्होंने happen. ऑलरेडी दे दिए कि दे आर वर्किंग ऑन अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। वो अपने लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, नौकरियों की बात हो या फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात हो, तो साफ तौर पे क्लैरिटी तो यहीं से निकल रही है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्पादन होना चाहिए अमेरिका में, आप अमेरिका के लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ड्रैग तो बनता है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट अमेरिकन मार्केट है सर। That is true. So a company like us and few others who are manufacturing base, it is easy for us to shift the production in America tomorrow if it is required. जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे जस्ट फॉर नॉलेज, यूएस गवर्नमेंट को या फिर यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को परसेंटेज टर्म्स में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कितना कैटर करती है? It is very difficult to know because we do not directly supply to the government. ओके, The government buys from the wholesaler, the Medicare and other facilities. So the industry do not directly supply to the government. जी, वेल थैंक्स मिस्टर खुराकीवाला फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपने व्यू शेयर किए, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर मिस्टर खुराकीवाला का यही व्यू था कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है, और वैसे भी जो जिन पॉलिसीज की वो बात कर रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट इनोवेटिव ड्रग सेगमेंट पर होगा, जेनरिक ड्रग सेगमेंट पर नहीं, और जो ज़्यादा फार्मा कंपनीज जो हैं वो जेनरिक बिजनेस में डील करती हैं। आशीष, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन भी सुना जो मिस्टर खुराकीवाला से हुआ, आप कि क्या व्यू है जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आए, जो स्टेटमेंट अभी मिस्टर खुराकीवाला ने दिए, क्या एक्चुअल में कंसर्न्स हैं अभी फार्मा सेक्टर के लिए अगर यूएस की बात करें? बिल्कुल है। आई थिंक इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, दो डेफिनेटली इस समय ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जेनरिक ड्रग्स का आप वो बराबर है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये डबल वैमी है। अभी यूएसएफडीए की जो गाज गिरी हुई है वो एक अलग कंसर्न है, प्लस इसके बाद फिर जो ये अभी पॉलिसीज़ आगे सामने आएगी, यू नेवर नो विच कंपनी हैज़ डन विच काइंड ऑफ एक्विजिशंस टू उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो मुझे लगता है फार्मा एज ए स्पेस अभी थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए, और कोई बड़ा पोर्टफोलियो पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक ही स्टॉक जो हमें इन स्तरों पे भी अच्छा लगता है वो है सिप्ला, कंसिडरिंग कि यूएस एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ सिप्ला के बारे में, और जो उनके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनका इन्हेलर का जो उनको अभी अप्रूवल मिला है, वो सब उनका सारा एक्सपोजर जो है वो यूएस से बाहर है, जो बड़े सेगमेंट्स में है। सो आई थिंक वो एक स्टॉक है जो क्या होता है, कोई भी फार्मा से न्यूज़ आती है सारा का पैक नीचे आता है, तो वहाँ आपको मौका मिलता है सिप्ला को बाय करने का, जो आज मिला था। चलिए, लेकिन अभी एक नतीजे आए हैं हमारी ग्रुप कस्टमर की कंपनी है, मेरा डिस्क्लोजर पहले ही है, ज़ीलर्न, क्योंकि स्टॉक में बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है, 5% के आसपास की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पे। मुनाफे की फिगर देखिए 6 करोड़ पे पहुंच गई, और ये मुनाफा बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, 2 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़, और आय जो है वो 22.2 करोड़ से बढ़कर 25.5 करोड़। मुनाफे एबिटा में स्ट्रॉन्ग इजाफा, और जो एबिटा मार्जिन है उसमें 29.1% से बढ़कर 35.3% का एबिटा मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है। नतीजा बेहतर, और 5% स्टॉक पे स्पाइक है, 48 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर ज़ीलर्न कामकाज कर रहा है। बिल्कुल, डिस्क्लेमर कि ज़ीलर्न और ज़ी बिजनेस दोनों के पेरेंट सेम है, और स्टॉक अभी इंट्राडे हाईस पर ट्रेड करे। एक बार कोल इंडिया को और देख लेते हैं। रॉयटर्स के थ्रू एक खबर आई है भी कोल इंडिया पर कि कोयला कीमतें बढ़ाने पर बोर्ड से बातचीत हो रही है, ये भी खबर आई है, और अगर स्टॉक को आप देखेंगे तो करीब 1.5% नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। आपके कॉमेंट्स क्या है इनफैक्ट सिद्धार्थ कोल इंडिया पर? देखिए, कोल इंडिया में तो एक दूसरी चीज़ है कि एक प्रोडक्शन पिछले 2 साल के कंपैरिजन में ज़रूर बढ़ा है, बट मैं मानता हूँ कि अभी भी जो ईयरली प्रोडक्शन है वो भी अभी थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो रहा है। साथ ही साथ ये पिछले 6 महीने से 1.5 साल में बहुत अच्छा लिंकेजेस बढ़े हैं। वॉशरीज अभी तक नहीं आई हैं, ये एक बहुत दिनों से मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी है, बट हम मानते हैं कि एक बार वॉशरीज आती है तो रियलाइजेशंस भी बेटर हो सकते हैं। तो ये पूरे ही प्रक्रिया में हम मानते हैं कि कोल इंडिया पर अगर किसी को निवेश करना है तो बहुत ही लंबी अवधि के
लिए करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अभी थोड़ा स्टैग्नेंट ज़रूर रह सकता है। एक बार फिर से पावर सेक्टर पर लौटूंगा और एक स्टॉक है NHPC, जिसमें 1.7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था, लेकिन वो चला इसलिए 8% 9% क्योंकि डिविडेंड यील्ड थी 3%। अब ये डिविडेंड अनाउंस हो गया है तो अब डिविडेंड यील्ड पहुंच गई है 6% पे। तो इम्पैक्ट था कैश मार्केट पे 8-9% चढ़ा, फ्यूचर मार्केट ने उसको पहले डिस्काउंट किया तो उतनी 9% के रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, उससे कम रिटर्न्स, उससे कम तेज़ी फ्यूचर मार्केट पे NHPC में दिखाई देगी। लेकिन सतलुज जल विद्युत निगम एक और स्टॉक जहां पर निचले स्रोत से एकदम से खरीदारी बढ़ती हुई नजर आई। ये जो सिद्धार्थ ज़्यादा डिविडेंड जो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है PSU स्टॉक्स से, पावर स्टॉक्स में NHPC में आज डिविडेंड अपने औसत से ज़्यादा दे दिया है, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करें? PSU स्टॉक्स अब ज़्यादा डिविडेंड डिलीवर करेंगे? क्या सरकार इनसे ज़्यादा डिविडेंड कलेक्ट करेगी इस फिस्कल में? देखिए पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब से जो सब कंपनियों के बैलेंस शीट में कैश लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे हो सकता है कि सरकार ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद रखे। साथ ही साथ OMCs जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी सरकार ने कहा है कि एक डबल डिविडेंड होना चाहिए। तो ये सब प्रक्रिया देते हुए, और दूसरा एक्सचेंज रेट फंड्स भी आ रहे हैं अभी, तो जो एक PSU बास्केट लेके चल रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया को लेके हम मानते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम सा छाया हुआ है। और सतलुज वेल SJVN जिसकी हम बात करते हैं, हाइडल पावर में अभी भी प्रोडक्शन काफ़ी, जनरेशन काफ़ी कम है, आने वाले समय में ये बढ़ सकती है। मैं अभी भी बार बार कहूँगा कि पावर जनरेशन कंपनीज पे अगर किसी को दाव लगाना है तो आज के मोमेंटम के साथ ना जाए, साल से 2 साल का पर्सपेक्टिव ज़रूर रखे जी। लेकिन विवेक, ये पावर स्टॉक्स में भी हमने NTPC की बात की थी, लेकिन पूरा ही स्पेस अच्छी मजबूती दिखा रहा है। पावर ग्रिड, SJVN, NHPC सभी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। कोई नए ट्रेड के लिहाज से स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है पावर सेक्टर से? देखिए PTC, टोरेंट पावर और NTPC ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर नया ट्रेड लेना है तो NTPC ही बेटर रहेगा, क्योंकि NTPC ने जो 170 का लेवल तोड़ा है, ये 200 तक का अपमूव दिखा सकता है। मुझे लगता है जो ट्रेडर्स हैं वो 15 से 20 दिन के लिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन लें 160 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 200 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो NTPC मुझे इनमें फिलहाल बेस्ट बेट लग रहा है। विवेक, क्रॉम्पटन ग्रीस कैसा लग रहा है चार्ट पे? यहाँ पर भी आज तेजी बनी है और स्ट्रॉन्ग मूव है, और FNO में भी काफी स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ। क्रॉम्पटन ग्रीस में क्या करना चाहिए? देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 64 से लेकर 64.20 की रेंज फीड से देखने को मिले तो इस रेंज में बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 62। ऊपर में 69 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, एक बार MMTC को भी देख लेते हैं। आज एक अच्छा मूव स्टॉक में देखा गया है और अभी भी शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर ही अपने आप को होल्ड कर रहा है, 4.5% ऊपर 7245 के लेवल्स पर। आज खबर भी आई थी कि आयरन ओर के लिए माइनिंग लीज कंपनी ने साइन किया है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक में आया भी था। MMTC हालांकि आज चल रहा है और वैसे भी PSU स्टॉक्स में थोड़ी सी वाइब्रेंसी हमने पिछले कुछ समय में आशीष देखी भी है। अभी MMTC पर आपका क्या व्यू है? पहली चीज तो ये आपसे पूछना चाहेंगे। दूसरा ये, जिस तरह से लगातार बाइंग इंटरेस्ट हमने BEL, BEML या फिर दूसरे कुछ PSU स्टॉक्स में देखे हैं सरकार की स्टेक सेल की खबरों के बीच में, कोई वैल्यू बाय आपको नजर आता है PSU पॉकेट से? देखिए काफ़ी तो मूवमेंट इस समय इन स्टॉक्स में है। आई वुड से कि ये कंटिन्यू रह सकती है और नॉट दैट, जैसे हमने बोला कंसोलिडेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि गोइंग अहेड जो बजट में एक्सपेक्टेशन है वो गवर्नमेंट के इन लाइंस पे ज़रूर रहेंगे, जो और अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज PSU स्टॉक्स वुड बी देयर। सो अभी तो वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है। और ग्लोबली भी जो ट्रेंड है कमोडिटी प्राइजेस का, जो रिलेटेड है इन सब स्टॉक्स के साथ, वो ट्रेंड अच्छा ही है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से एकदम जूम होने वाले हैं कमोडिटी प्राइजेस, बट आई होप कि आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्राइजेस हैं वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो उस हिसाब से किसी भी PSU कमोडिटी प्ले में ध्यान ही रखना चाहिए। और आई थिंक इन लेवल्स पे भी डिप्स पे बाइंग करने की सलाह मैं, जो भी आपने PSU नाम लिए, मैं सब में देना चाहूँगा। और बजट तक के लिए इस ट्रेड को कंटिन्यू रखने की सलाह दूंगा। राइट, लेकिन दो स्टॉक्स विवेक ये देख के
बताएं कि बेहतर ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कौन सा है, और दोनों एफ&ओ रिलेटेड स्टॉक्स हैं। एक था टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए, और इनफैक्ट आज इसमें ओपन इंटरेस्ट के बढ़त के साथ तेजी आई है, अच्छी तेजी पकड़ रहा है। और दूसरा है टीवीएस मोटर, इस स्टॉक पे भी आज स्पाइक है और यहाँ पर भी गेंस काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर और टाटा कम्युनिकेशन के बीच चुनना हो तो कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? दोनों के बीच चुना हो तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे टीवीएस मोटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टाटा कम्युनिकेशन ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा मूव आज देखने को मिल चुका है। टीवीएस मोटर में एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है। 377 के स्टॉप लॉस साथ एंट्री बनाई जा सकती है। ऊपर में जो मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं वो 402 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर ये रैली एक्सटेंड होती है तो 409 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में अच्छी बाइंग देखी गई है। उसमें एक ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज है, स्टॉक अब करीब 14% ऊपर आ चुका है। कुछ देर पहले रजत ने आरपीपी इंफ्रा की बात की थी, वो भी मजबूत है। कि एआई इंजीनियरिंग को देखिए, मजबूती है यहाँ भी। विद वॉल्यूम्स 8.5% की बढ़त लेकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेदर स्टॉक सुबह से मजबूत रहे हैं और वो मजबूती अभी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बजट एक्सपेक्टेशंस के बीच में हमने कंसिस्टेंट ट्रेडर्स का ध्यान इस पूरे ही स्पेस पर देखा है। अगर हम इंफ्रा स्पेस की बात करें तो यहाँ भी कंसिस्टेंट बाइंग हमने पिछले कुछ सेशंस में देखी, और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार चल रहे हैं। ये इंफ्रा पॉकेट से सिद्धार्थ कोई स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे टिल रन अप टू बजट, या फिर बजट के बाद भी? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें मीडियम टर्म के हिसाब से हम मानते हैं कि मिड कैप इंफ्रा स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंपनीज लाइक अशोक बिल्डकॉन, कंपनीज लाइक सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज लाइक आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तीनों ही कंपनी हमें काफ़ी उम्दा लग रहे हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। स्पेशली सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे ट्रिगर्स हैं शॉर्ट टर्म में। हम मानते हैं कि इनकी भी कुछ एक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है जो हायर लेवल्स के इंटरेस्ट पे है। हम मानते हैं कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी डेट सर्विसिंग हो सकती है। एग्जीक्यूशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं, तो हम मानते हैं सद्भाव इंफ्रा, आलूवालिया और अशोक बिल्डकॉन, ये तीनों ही पे आप बेट कर सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। आशीष, आप कौन से स्टॉक्स एडवाइस करेंगे जो पोर्टफोलियो में अभी शामिल करें तो अच्छे रिटर्न्स की संभावना ज़्यादा है? देखिए, इस समय डेफिनेटली जैसे कंसोलिडेशन का माहौल है, तो वो स्पेस जिनको सीधा सीधा फ़ायदा हो सकता है उसमें हमको मिड कैप सीमेंट एक ऐसा स्पेस है जो अच्छा लगता है। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज हैं, इंडिया सीमेंट जैसा स्टॉक है वो हमें इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। बैंकिंग में डेफिनेटली वी बिलीव कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी है और सीधे सीधे तौर पे आने वाले समय में वो इस पूरे अपॉर्चुनिटी को पुल ऑफ कर पाएगी, तो वैसे बैंक्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। सो वो हमें अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म में रूरल फेस्ड एनबीएफसी, तो इक्विटास, उज्जीवन, ये स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। दीज आर द फ्यू स्टॉक्स विच आई वुड रिकमेंड। आपने अभी इंफ्रा स्पेस की बात करी तो वहाँ पर भी कुछ नाम है। वी लाइक IRB इन दैट स्पेस। तो आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन विवेक, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। आज तो उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं बिना, लेकिन वीकली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न निफ्टी बैंक डिलीवर कर चुका है। एक तो ये बताएं कि अब जो आज एक्सपायरी के बाद अब जो नेक्स्ट लेग स्टार्ट हो रही है, इसमें निफ्टी बैंक पे क्या तेज़ी की पोजीशन बनानी चाहिए या फिर किसी कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है और नेक्स्ट लेग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए? किस लेवल पे दोबारा री एंटर करने की सलाह होगी सर? मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। जो री एंट्री लेवल होगा वो 18,830 से लेकर 18,040 की रेंज में ही एंट्री करना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में मुझे लगता है फिर से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर में हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 20,500 का। 20,500 तक की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। जी, एक बार आइडिया सेलर को देख लेते हैं। दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी खबर भी आई है कि 500 करोड़ के एनसीडीज कंपनी जारी कर सकती है। एक और खबर भी थी आज टेलीकॉम स्पेस पर। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल की थी कि 2015 में जो सर्टेन सर्कल्स में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था उसको रद्द करके नया ऑक्शन किया जाए, और इस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आइडिया सेलर दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, और ऑलरेडी जो अब डेटा वॉर शुरू हुई है टेलीकॉम प्लेयर्स के बीच में, या फिर कहें कि टेलीकॉम प्लेयर्स एक तरफ और एक तरफ रिलायंस जियो, वो कंसिस्टेंटली टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल्स पर, इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स पर, स्टॉक प्राइसेस पर वही भी कर रही है। अभी आशीष, स्ट्रिक्टली अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है आपने टेलीकॉम को, या फिर कहीं वैल्यू बाय भी नजर आ रही है? देखिए, अभी तो अवॉइड ही है, क्योंकि जैसे आपने समअप किया वो तो एक फैक्टर है ही। प्लस वी बिलीव कि
अब आगे जाके इस सेक्टर में बहुत सारा कंसोलिडेशन होगा और ऑलरेडी यू नो दैट न्यूज़ इज मेकिंग अराउंड कि वोडाफोन इज लुकिंग टू मर्ज इनटू वन ऑफ द कंपनी. सो आई थिंक लेट्स से कि अभी तो एक्शन तो आने वाला है इस सेक्टर में, कोई डाउट नहीं है. लेकिन अभी नई बाइंग मैं थोड़ा टाइम के लिए सलाह दूंगा कि नहीं करनी चाहिए. विवेक, ये कंटेनर कॉर्प का चार्ट देख के बताएं क्या लगता है तेजी बढ़ जाएगी इस स्टॉक में? इनफैक्ट आज शुरुआत तो ठीक हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, लेकिन अब रफ्तार पकड़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ. क्या लगता है कॉनकॉर खरीदना चाहिए क्या? मुझे लगता है कॉनकॉर में अच्छी तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि ब्रॉडली देखें तो डेली चार्ट में 1190 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था. उसके आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा था और मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली इसने 1200 का लेवल तोड़ा है. अब मुझे लगता है ऊपर में 1240 तक के लेवल ओपन हो गए हैं, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें और 1240 तक का टारगेट एंटिसिपेट करें. जी, कुछ शेयर्स जो कि 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं उन्हें देख लेते हैं. एक तो आप देखिए अदानी पावर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर है, अभी भी 0.3% के गेंस के साथ ट्रेड हो रहा है ये 36 के लेवल्स पर. एक आप देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL 1500 के लेवल है, यहाँ भी बढ़त बनी हुई है 52 वीक हाइज. बायोकॉन अपने इंटरडे हाई से तो खैर नीचे आया है, इंटरडे लोस पर अभी ट्रेड करा है, लेकिन 52 वीक हाइज इसने आज टच किए फिर से. KRBL, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं. लेकिन सिद्धार्थ, ये खास तौर से बायोकॉन पर आपके कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि देखिए पिछले 3 सालों का अगर इसका हम प्राइस बिहेवियर देखें तो फार्मा सेक्टर से डाइवर्जेंट ही इसका मूव रहा है. जब पूरा फार्मा स्पेस चल रहा था 2013-14 में, तब ये स्टॉक बैकफुट पे था, और जब से फार्मा सेक्टर के शेयर्स ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया तब से एक्चुअल में स्टॉक की परफॉर्मेंस शुरू हुई है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी इतना चल चुका है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कैसा लग रहा है? दूसरा, जो अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे क्या वो अभी भी होल्ड रखें या फिर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें? देखिए दीपाली, ये स्टॉक पे हमारी कवरेज नहीं है तो रेटिंग देना बहुत मुश्किल होगा, बट ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बायोसिमिलर ड्रग पे इनको आज एक्सेप्टेंस मिला है US FDA तरफ से, जो एक कैंसर के लिए एक क्रिटिकल ड्रग है और $8 बिलियन का एक मार्केट है US में, ये एक बहुत बड़ी खबर है. हम मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खबर हो सकता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू बन सकता है कंपनी के लिए आने वाले सालों में, तो साथ ही साथ इस पर ध्यान दिया जा सकता है. बट फार्मा स्पेस पे हम मानते हैं कि जो स्टॉक हमारी प्रेफर्ड बेट है वो है अजंता फार्मा. अभी भी हम मानते हैं कि टॉप 10 आइडियाज 2017 के अजंता फार्मा हो सकती है वन ऑफ देम, और इस पे एक मार्जिन एक्सपेंशन और रेवेन्यू एक्रीशन भी देखा जा सकता है. जी, इनफैक्ट आशीष, आप कुछ कमेंट करेंगे बायोकॉन पर? देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि कुछ ही सिलेक्टेड उम्दा कंपनीज है जिनको इम्पैक्ट कम है. इनफैक्ट उस सीक्वेंस में अगर मुझे सिप्ला के बाद दूसरी किसी कंपनी का नाम लेना हो तो मैं बायोकॉन का ही लूँगा. सो आई थिंक डेफिनेटली इसको भी डाउन साइड पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए. लेकिन अब यहाँ से नैटको फार्मा. सॉरी, तो सिप्ला, बायोकॉन, नेटको फार्मा, ये प्रिफर्ड चॉइसेस हैं आशीष की फार्मा स्पेस से. लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का. मनीष, बताएं आज मार्केट पे कौन सा स्टॉक लेके आए आप, कहां पर तेजी बढ़ सकती है? धन्यवाद सर. ट्रेंड इज फ्रेंड. कहीं कहीं देखिए पावर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम देख रहे हैं तेजी देखने को मिली है. तो पावर सेक्टर की एक छोटी कंपनियों की HPL पावर इलेक्ट्रिक होगा, इसमें कि लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है. देखिए ये हाल की लिस्टिंग है, भले लिस्टिंग पे रिस्पांस अच्छा ना मिला, उसका शेयर में गिरावट देखने को मिला, लेकिन बीते 10-12 सत्रों से देखिए शेयर में जो है कहीं ना कहीं एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अगर शॉर्ट टर्म आवरली चार्ट पर देखिए इस शेयर को, तो वो एक संकेत दिखा रहा है कि शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है. यही वजह है कि शेयर देखिए बीते 10 दिनों खरीदारी के बाद जो है 30 डेमा के ऊपर आके मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. बीते 3 सत्रों का ट्रेंड देखिए, इस शेयर में करीब 40 से लेकर 42% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, जो ये संकेत दे रहा है कि शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है. वैसे भी लार्ज कैप पावर स्टॉक्स में अब तेजी आ चुकी है, बारी जो है छोटे मॉड्यूलर पावर शेयरों की है. तो मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनटों के लिए जो है HPL पावर एक शेयर होगा, इसमें और मोमेंटम तेज हो सकता है. इसमें 120 के आसपास का लक्ष्य होगा. स्टॉप लॉस को, चूंकि शेयर थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं. चाहें तो अगर सौदा क्लोज करना हो आपको 330 से पहले, तो टारगेट को रिवाइज करके कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं. चलिए, 115 क्रूशियल लेवल है क्योंकि ये दिसंबर महीने का हाई है, उसके ऊपर निकलते ही स्टॉक पे काफ़ी तेज मोमेंटम गैदर हो सकता है.
और एचपीएल इलेक्ट्रिक मुझे याद है कि लिस्टिंग के बाद से काफ़ी स्ट्रांगली बिकवाली हुई थी, लेकिन अब निचले स्रोत से जैसे मनीष बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी पावर स्टॉक्स का दिन है आज, अच्छी तेजी पावर स्टॉक्स में और पावर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स या फिर उस इंडस्ट्री को केटर करते हैं उन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। इसको अपने रडार पर रखें। एआई इंजीनियरिंग थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अच्छी तेजी में ये स्टॉक है, 13.95 का मौजूदा स्तर, और एक है आर्किड प्लाई जिसमें एकदम मोमेंटम जो है वो और एस्केलेट होता हुआ नजर आया है और दिन के उच्चतम स्तर पे आर्किड प्लाई उच्चतम स्तर से थोड़ा करीब यहाँ पर कामकाज कर रहा है। विवेक, अगर बेट लेनी हो, अगर बीटीएसटी करके जाना हो तो एआई इंजीनियरिंग प्रेफर्ड है या फिर आर्किड प्लाई? चार्ट पे दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो आर्किड प्लाई को ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आर्किड प्लाई फिलहाल एक सपोर्ट लेवल के पास है। 62 के ऊपर डेली चार्ट से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है 68 तक के लेवल्स देखने की पॉसिबिलिटी है, तो 61 के स्टॉप लॉस आप बाई कर सकते हैं 68 के टारगेट के लिए। जी विवेक, कि टाटा कम्युनिकेशन आपको कैसा लग रहा है? अभी 5% ऊपर है, अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही 666 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। क्या रहा है आपकी टाटा कम्युनिकेशन पर? टाटा कम्युनिकेशन ने चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है 645 के ऊपर। मुझे लगता है ओवरऑल बुलिश है। फिलहाल इस लेवल पे बाई ना करके बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। नीचे में अगर करेक्शन आता है तो 655 से लेकर 658 की रेंज में बाई करें। 640 के स्टॉप लॉस था और ऊपर में 690 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशीष, ऑयल एंड गैस स्पेस में आज मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं इस सीरीज में भी? और जिस तरीके की बढ़त हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखी पिछले कुछ दिनों में, तो अप्रोच कर सकते हैं क्या इन स्टॉक्स को? आज प्रॉफिट बुकिंग मोड पे स्टॉक जैसे कि गेल, इनमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अपस्ट्रीम कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, आज क्या करना चाहिए? देखिए, अपस्ट्रीम तो डेफिनेटली थोड़ा दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डाउनस्ट्रीम कंपनीज भी टू ऐड टू योर पॉइंट आर लुकिंग लिटिल स्ट्रेच्ड। जिस तरह का मूव हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिला, तो आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रियन कॉल, आई टू स्टिक माई नेक आउट। और मैं जो भी डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आपने पैसा बनाया हाल फिलहाल, आप उसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली डेफिनेटली कर सकते हैं। और और अब यहाँ पे मुझे जो लगता है जो गैस रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होगा, बिकॉज काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो उस फ्रंट पे आ सकते हैं। और जो हमें स्टॉक्स अच्छा लगता है उसमें गेल तो डेफिनेटली आपको डाउन साइड में लेना चाहिए, लेकिन महानगर गैस भी हमें एज अ फ्रेंचाइज बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। जी, एक बार यूपीएल को देख लेते हैं। यहाँ पर दिन के ऊपरी स्तर देखे जा रहे हैं। स्टॉक 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन यूपीएल पर सिद्धार्थ, आपके कमेंट्स क्या हैं? कीपिंग इन माइंड कि एग्री स्पेस की एग्रोकेमिकल सेगमेंट की ये कंपनी है, बजट तक शायद जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो बना रहे और फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। अब वापस पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि अपनी ये प्रीवियस हाइस को टच करे जो कि 700 प्लस के हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी एम्फोसिस रह सकता है एग्री स्पेस में। पर यही क्षेत्र में हम मानते हैं कि पीआई इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीएसएम बिजनेस जो है इनका 60% है और बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है। चाइना में फैसिलिटीज़ बंद होते जा रही है, यहाँ पे सीएसएम बिजनेस में जो बिजनेस आ रहे हैं वो पीआई इंडस्ट्रीज़ को आ रहे हैं। तो पीआई इंडस्ट्री एग्री स्पेस में हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा। हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बैठ सकता है 6 महीने के और 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। चलिए, लेकिन कौन से ट्रेड्स हैं जो अगर आप कल तक के लिए कैरी करें तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, आपको प्रॉफिट हो सकता है? बताने के लिए साक्षी मौजूद है। साक्षी, बताएं कौन से ट्रेड्स पे फोकस करना है? शुक्रिया रजत। शुरुआत करेंगे लोकेश उपल की जो 2 कॉल्स हुई हैं उनके साथ। कैस्ट्रॉल इंडिया उनको अच्छा लग रहा है और खरीदारी के लिए उन्होंने जो टारगेट्स बताए हैं 404 के हैं, 390 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही पावर ग्रिड, पावर स्पेस में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आज देखने को मिल रहा है और उसी स्टीम को ये पकड़ना चाह रहे हैं। खरीदारी के लिए 206 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं, 193 का इन्होंने स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है। नीरव छेड़ा की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं। पहली पिक इनकी कैपिटल गुड्स स्पेस से एलएनटी पर है और यहाँ पर खरीदारी के लिए 1490 के टारगेट्स इन्होंने रेकमेंड किए हैं। जहाँ स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है वो 1430 का लेवल होगा। इंडिया ग्लाइकॉल्स इनकी अगली पिक है, जहाँ पर ये अगेन बुलिश नजर आ रहे हैं। 168 के टारगेट्स के लिए खरीदारी रेकमेंड की है, 153 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। मानस जायसवाल की तरफ से आखिरी 2 कॉल्स हैं। पहली टाटा कम्युनिकेशंस इनको अच्छा लग रहा है, 685 के टारगेट के लिए खरीदारी रेकमेंड की है और दूसरी तरफ 652 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इनकी आखिरी पिक होगी और यहाँ पर 67.50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी रेकमेंड कर रहे हैं। 63 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है। शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ पर आप पोजीशंस कल के लिहाज से बना सकते हैं। विवेक, इस लिस्ट में 2 नाम आप भी ऐड करना चाहेंगे अगले सेशन के लिए?
मुझे जो स्टॉक्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, मैं शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहूँगा सेंचुरी टेक्सटाइल में। सेंचुरी टेक्सटाइल को अगर देखें तो उसने एक टॉपिंग फॉर्मेशन बना लिया है। ये एक एसटीपीटी कॉल है, 820 के नीचे ये जाता है तो इसे सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 831, और नीचे में 808 और 800 के टारगेट देखे जा सकते हैं। आईआरबी भी मुझे सेल लग रहा है। आईआरबी को 213.50 से लेकर 214 की रेंज में सेल करें, 216 के स्टॉप लॉस साथ और 209 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। विवेक, सीमेंस कैसा लग रहा है, एक बार ये चार्ट भी देख के बताएं। कैपिटल गुड्स में पहले बात की थी आपसे एलएनटी पे, लेकिन सीमेंस निचले स्तर से कुछ फिर से पलटने की कोशिश कर रहा है 1182 के लेवल पे। क्या प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट है या फिर तेजी बढ़ेगी कल के सत्र में, बताएं। नहीं, मुझे लगता है जिसके पास भी सीमेंस है उन्हें इसको ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि अपराइज का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है। अगर हम डेली चार्ट्स में देखें तो 1140 के ऊपर इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि 1250 तक का अपराइज देखने को मिल सकता है। तो जिनकी भी पोजीशन इसमें है 1155 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ इस पोजीशन को ट्रेल करनी चाहिए। ये जो मिड कैप आईटी प्ले हो रहा है, स्मॉल कैप आईटी प्ले जैसे कि ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर तेजी है, एंड्योरेंस टेक यहाँ पर तेजी, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, हेक्सावेयर। तो लार्ज कैप के मुकाबले आज मिड कैप स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक्स को, तो वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्यों है आशीष? ये इन्फोसिस टीसीएस के नतीजों से पहले जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, और क्या कोई स्टॉक है जो आपके रडार पर? इन्फोसिस बता दूं 1000 के पार पहुंच चुका है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी क्लैरिटी तो पेंडिंग है इस सेक्टर से रिलेटेड आने वाले समय में, लेकिन जो प्राइस में फैक्टर्स आ सकते हैं वो काफ़ी आ चुके हैं। और अगर रजत गलती से भी इनलाइन नतीजे आ गए ना टीसीएस के, तो आप काफ़ी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि नया जो इंटरेस्ट आएगा आईटी स्टॉक में, अगर 2-3 चीज़ें पॉजिटिव आ गई वो तो एक अलग ही बात है, वो मार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। तो थोड़ा अगर आपने पैसा बना लिया है इन शेयर्स में शॉर्ट वॉट करके, तो एक बार ही निकल जाने की मैं सलाह दूंगा। यहाँ पर फिर एक कॉन्ट्रेरियन कॉल दे रहा हूँ। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि टीसीएस के नतीजे इन लाइन आएंगे। मुनाफे का अनुमान आप क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं कि यहाँ पर 6380 करोड़ जो है वो टीसीएस का Q3 मुनाफा रह सकता है। फ्लैट कारोबार था आज के सत्र में, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन और क्या कुछ डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार टीसीएस के लिए? देखिए, सबकी नज़र इस समय तो आगे की आउटलुक के लिए ही रहेगी, और जो नए बिजनेसेस हैं जिनके जो इस रेवेन्यू में कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन है, उस पर काफ़ी एनालिस्ट ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से समझ में आएगा कि कितना इफेक्ट होगा अगर कुछ नेगेटिव आया भी तो, और क्या तैयारियां हैं जब ये कंपनीज मैनेजमेंट सामने आके बताएंगे, क्योंकि तैयारियां क्या है किसी भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट के लिए। सो आई थिंक जो आपने फिगर बताया डेफिनेटली उनके आसपास का ही अंदाजा है, लेकिन लाइक आई सेड देयर इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड दिस सेक्टर। अगर थोड़ा सा भी इनलाइन आना शुरू हुआ तो पुल बैक आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह तो नहीं दिया आईटी सेक्टर के लिए कि वो सारे स्टॉक्स ऊपर है? सारे स्टॉक्स ऊपर है। मेरे को लग रहा है इस सेक्टर को छोड़ दिया। या फिर ये हो सकता है कि उनकी जो कल स्पीच उन्होंने एड्रेस की उसमें आईटी सेक्टर को लेकर शायद कुछ स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड थे, आगे फार्मा पर, इसीलिए फार्मा कमजोर है और आईटी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस से भी शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। 3% ऊपर है। बिल्कुल 3% ऊपर है। नतीजे आने वाले हैं कल। बिल्कुल। चलिए जान लेते हैं। अंचल हमारे साथ इसमें मौजूद है। अंचल, बताएं क्या रह सकते हैं नतीजे, और क्या कुछ गाइडेंस में कुछ बदलाव तो नहीं कर देगी कंपनी इस बार फिर से? शुक्रिया रजत। नहीं, देखिए, गाइडेंस में बदलाव की उम्मीद बिल्कुल कम है, एज सच ना के बराबर है। रही बात नतीजों की, तो कल इन्फोसिस कहीं ना कहीं फ्लैटिश टू वीक नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। कंपनी का रेवेन्यू 0.5% तक गिरता हुआ दिखेगा, 17,210 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रह सकता है। तो वहीं दूसरी ओर डॉलर आए अगर देखेंगे तो वो 1.25% तक गिर सकती है। 2-3 चीज़ें इसकी डॉलर आय पे प्रेशर डाल ली। सबसे पहले तो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स जो हैं, ऑलमोस्ट 1.1% का प्रेशर वहाँ से आएगा। हालांकि रुपए में कमजोरी का फायदा भी ज़रूर होगा, लेकिन बाकी करेंसियों के मुकाबले रुपया उतना नहीं कमज़ोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफाइनिंग फैक्टर होगा आय के केस में, डॉलर आय के केस में। दूसरी और गाइडेंस पे नज़र रखिएगा। देखिए, गाइडेंस कट करने की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं गाइडेंस से कमज़ोर रह सकते हैं, और ये सारा मुद्दा आ जाएगा फिर FY17 के आखिरी क्वार्टर Q4 पे। अगर यहाँ पे इनके रेवेन्यूज़ गिरते हैं तो Q4 में इनको 4% तक की ग्रोथ गाइडेंस अचीव करनी होगी, अपनी 8 to 9% जो गाइडेंस इन्होंने कांस्टेंट करेंसी की दी थी FY17 के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा, और सुनना होगा कि किस तरह मैनेजमेंट उसे अचीव करने की बात करता है।
नए ऑर्डर पाइपलाइन पे नजर रखिएगा, वो क्रिटिकल होगा। इस बारी उम्मीद की जा रही है जो आरबीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है उससे 1 से 1.5% तक का डेंट आता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जीएसटी का एक ऑर्डर है जो इस क्वार्टर में ऐड होता हुआ दिख सकता है। $2 करोड़ का ऑर्डर है तो एक अच्छा बड़ा ऑर्डर है। साथ ही जहां तक रही बात एबिट और एबिट मार्जिन की, एबिट करीब 4% स्लाइड होंगे, एबिट मार्जिन में 0.7% तक की गिरावट आ सकती है। फर्लोज बड़े हैं, उसका इंपैक्ट होगा। खर्च वहीं का वहीं है, आय गिर रही है तो वो भी कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटिंग फैक्टर रहेगा एबिट मार्जिन पे। मुनाफा कंपनी का 3% स्लाइड हो सकता है। अदर इनकम काफी बड़ा फैक्टर प्ले करेगी। इस बार स्लाइड होने का अनुमान है, अगर बढ़ जाती है तो मुनाफे को जरूर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया अंचल आपका। लेकिन इन्फोसिस दिन के ऊपरी स्तरों पर 1000 के लेवल्स पर कल नंबर्स आएंगे और नंबर से ठीक पहले 3% 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। या फिर कहें कि निफ्टी को वापस 8400 के ऊपर लाने में एक स्ट्रॉन्ग योगदान इन्फोसिस की ओर से आ रहा है। एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं विवेक से। विवेक, इन्फोसिस पर ट्रेड्स कैरी कर लें कल के लिए क्या? डेफिनेटली मुझे लगता है इन्फोसिस की ट्रेड कैरी करनी चाहिए। अगर हम ओवरऑल ब्रॉडली चार्ट देखें तो इन्फोसिस ने अपने डेली चार्ट्स में एक डाउन स्लोपिंग वेज फॉर्मेशन से ऊपर का ब्रेकआउट दिया था 980 के बाद। उसके बाद 960 से लेकर 1020 की रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है। अब यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो मुझे लगता है बाउंस बैक कंटिन्यू होगा और ऊपर में जो रैली है वो 1080 तक भी कंटिन्यू हो सकती है। चलिए, लेकिन निफ्टी 8407 के लेवल पे है। आज के दिन का हाई है 8417 का। दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब पहुंचे और 8400 के लेवल के ऊपर लेटर हाफ में फिर से एक और बार कोशिश है कि बाजार किसी तरीके को से इसके ऊपर की क्लोजिंग दे। इन्फोसिस के लिए दिन बहुत खास है। कल नतीजे हैं, आज शाम को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और कल आपको सबसे बड़ी कवरेज इन्फोसिस की जी बिजनेस पे ही मिलेगी। विशाल सिक्का साहब, प्रवीण राव और साथ ही साथ इन्फोसिस के सीईओ हमारे साथ सेफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो सेटअप है आईटी स्टॉक्स का, देखिए जो अब लेटर हाफ में जो खरीदारी बन रही है, दिन की शुरुआत में तो पावर स्टॉक से संभाला, लेकिन लेटर हाफ में आईटी एक्टिव हो गया और उसमें भी इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 2 ऐसे शेयर जिसमें तगड़ी खरीदारी हुई है लेटर हाफ में। टीसीएस जिसके नतीजे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे शाम को, उसमें 0.1% की तेजी है। पूरा दिन एक सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा था, लेकिन ये स्टॉक पलट गया निचले स्तरों से। और मिड कैप कैटेगरी में ओरेकल फाइनेंशियल जैसे जो स्टॉक्स थे, हेक्सावेयर, इसमें अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन जो आज कंप्लीटली डोमिनेट जिस सेक्टर ने किया है वो है पावर। सभी सेक्टर्स हरे निशान में। कल बाजार में स्टील सेक्टर की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, आज पावर की बारी आ गई। और निफ्टी के जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले 3 स्टॉक्स हैं उसमें है एनटीपीसी 5.5% ऊपर, पावर ग्रिड दूसरा स्टॉक जो अब 198 के लेवल पे 4% ऊपर, और साथ ही साथ टाटा पावर, इसमें भी 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो पावर स्टॉक्स में आज एक्शन बहुत स्ट्रांग था। और दूसरा आईटी, जहां पर आज प्ले पॉजिटिव हुआ है। लेकिन एचएसबीसी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के सीईओ तुषार प्रधान का कहना है कि साल के अंत तक सेंसेक्स 30,500 तक जा सकता है। एचएसबीसी के तुषार प्रधान ने कहा कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। तुषार प्रधान साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की सिल्की सिंह ने, आई सुनते हैं। सर, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी 2 मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस हुए लास्ट ईयर। डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑटो एंड रियल एस्टेट सबसे बैडली हिट हुए हैं सेक्टर्स। कब तक आप देखते हैं इसमें नॉर्मलसी आते हुए? देखिए, नॉर्मलसी आने में थोड़ी देर लग सकती है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट अभी तक हमने पूरी तरह से देखे नहीं है। और इफ़ यू लुक एट जीएसटी, GST is actually a forward-looking reform. So I would think there is nothing to return to normalcy. In fact, it will be a new normal. तो हमारा रिपोर्ट की टाइटल भी है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड, कि हम जहाँ जा रहे हैं विच इज़ वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट देन हाउ वी हैव सीन इन द पास्ट। तो मेरे ख्याल से ये दोनों के इम्पैक्ट हमको असेस करने में थोड़ी देर लगेगी। मगर आई वुड थिंक दैट वी शुड रिटर्न टू प्रिटी हाई ग्रोथ रेट्स वंस द इम्पैक्ट ऑफ दीज आर एब्सॉर्ब्ड इन द इकोनॉमी। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अब इन रिफॉर्म्स के बाद आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? There are certain very clear favorites. Banking clearly coming out of the funk which it has in is clearly going to be beneficial. But if you look at infrastructure, हम सोच रहे हैं कि हमारी फिस्कल डेफिसिट इम्प्रूव होने के बाद गवर्नमेंट के पास काफ़ी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने के लिए, या तो रोड्स हैं, रेल हैं। तो इस तरीके से जो कंपनीज इस सेक्टर्स को सर्विस करती हैं, they will also see a beneficial increase in their ordering. And I would think manufacturing led by, once these large projects come up, steel, basic manufacturing, engineering goods, all of these sectors will also start to do well. So I would think this will be very pro-cyclical. If I were to say that what sector, I would think that if I bunch them together as pro-cyclicals, I think they are likely to do well. Okay. So what's your outlook on the earnings season? अभी जैसा किक स्टार्ट हो चुका है earnings season, तो demonetization का कितना earnings पे असर देखते हैं आप?
We've already seen some normalcy return in some of those businesses which were affected. I would think that between 12 to 13%, which is the estimated consensus earnings for FY17, I don't think we will see that change too much. HSBC एज ए हाउस प्रोजेक्शन क्या है, मार्केट्स किस लेवल्स पे आप देखते हैं और क्या क्या ट्रिगर्स हैं आने वाले समय में जो आप मेजर मानते हैं? हमारी HSBC सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है बाय एंड ऑफ दिसंबर इट इज़ 30,500 एंड मोस्ट ऑफ द अदर ब्रोकिंग हाउसेज आई सी वो भी उसी रेंज में है and that's I think a reasonable target to have. I would think it's a conservative target. कितना आप स्कोप अभी देखते हैं रेट कट का फर्दर? Yes, there might be some rate cuts coming, but they may not be very dramatic and they may not be very deep from here on. Quantum बता सकते हैं सर? So I think in the next policy we would tend to expect a 25 basis rate cut, but that is again, as I said, everyone was on a consensus last time and it didn't happen. It all is dependent on the inflation. चलिए, तो 30,500 तक का लक्ष्य है सेंसेक्स पे HSBC का साल अंत तक। अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जो सेक्टर्स फोकस में रहने चाहिए उसमें इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर पे वो बुलिश हैं और यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है। 8407 के लेवल पे है निफ्टी। आज दिन इसलिए भी अहम है, शाम को बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे, उसके बाद आईपी के आंकड़े, सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े। आईपी नवंबर महीने में एक्सपेक्टेशन ये है कि 0.4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और नोटबंदी का क्या इफेक्ट होता है ये देखना होगा, क्योंकि जो जीडीपी के आंकड़े सरकार ने इस बार जारी किए थे उसमें फाइनेंशियल डेटा में नोटबंदी का इफेक्ट शामिल नहीं था, लेकिन अब आईपी में बढ़त की संभावना है और 0.4% बढ़त रहने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से क्या शेप अप हुआ है नोटबंदी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इनफैक्ट नोटबंदी के बावजूद छोटे बेस की वजह से 0.4% का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो दिसंबर में सीपीआई महंगाई दर है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार महंगाई दर को घटते देखा हमने। अब क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर सीपीआई अब 3.6% से घटकर 3.5% रहने का अनुमान है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2 साल से ज़्यादा के निचले स्तर पर रह सकती है सीपीआई महंगाई, और महंगाई यहाँ से और कम हो जाती है तो उसके बाद ये भी एक प्रश्न बन जाएगा कि क्या बैंक और ब्याज दरें घटाएंगे या फिर आरबीआई को नेक्स्ट स्टेप फिर से ब्याज दरों में घटाने को लेता है कि नहीं। लेकिन सीपीआई इस बार भी ऑन कार्ड्स है कि हो सकता है कि यहाँ पर और कम होती हुई नजर आए। तो 2 डेटा पॉइंट्स दीपाली जो आज बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, और नतीजे तो आईटी सेक्टर के इंपॉर्टेंट है ही। बिल्कुल, नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आईटी स्पेस के, लेकिन इंडेक्स को देखें तो 8408 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। एक बार ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस को देख लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो लगातार बाइंग देखी जा रही थी। आज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी तो इस स्पेस में नहीं है, लेकिन अब देखिए ऑटो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। टीवीएस मोटर्स की इनफैक्ट रजत ने शो की शुरुआत में बात भी की थी, स्टॉक अब 2 से 2.5% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। आयशर मोटर्स थोड़ा नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प भी लाल निशान में है, बजाज ऑटो में 0.25% की बढ़त देखी जा रही है। इस बीच मारुति सुजुकी पर एक ब्लॉक डील भी हुई है, 6.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 5785 के प्राइस पर। स्टॉक अभी 5782 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मारुति सुजुकी और मिस्टर आरसी भार्गव से भी एक्सक्लूसिव बातचीत भी थी जी बिजनेस, जिसमें उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का उनके सेल्स पर कोई खास इंपैक्ट हुआ नहीं है। नवंबर में थोड़ा सा हिट जरूर था, लेकिन दिसंबर में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, तो वो बहुत ज्यादा वरिड थे नहीं डीमोनेटाइजेशन ब्लूज को लेकर। नहीं, पर ये जो आपने ब्लॉक डील बताई ये क्वांटम तो बहुत बड़ा है, 375 करोड़ की ब्लॉक डील है जो मारुति सुजुकी पे हुई है, और 21 रुपये स्टॉक ऊपर है 5783 के लेवल पे। देखिए एकदम से ये इसको देख के बताएं मारुति सुजुकी की ब्लॉक डील का क्वांटम बहुत बड़ा है, 375 करोड़ की ब्लॉक डील है ये। क्या लगता है तेजी भी और यहाँ से बढ़ सकती है? देखिए मारुति ओवरऑल काफी बुलिश है। 5300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था जिसका टारगेट 5650 तक था। मुझे लगता है फ्रेश पोजीशन बनाना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है वो अपनी पोजीशन को 5700 के स्टॉप लॉस साथ ट्रेल करें। तेजी कंटिन्यू रह सकती है, 5850 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जी, एक बार टायर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान है। एमआरएफ जैसे स्टॉक्स जो हैं वो स्टार परफॉर्मर रहे हैं, कल लाइफ टाइम हाइज भी टच किए थे। एमआरएफ अब थोड़ा सा नीचे है। जेके टायर अब बिल्कुल फ्लैट हुआ है, लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, क्योंकि अभी खबर भी आई थी कि जेके टायर ने अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है उसमें 1 से 3% तक की बढ़ोतरी की है। स्टॉक हालांकि अभी वापस नीचे आ रहा है और अब 124 के लेवल्स पर ट्रेड करे। आशीष, आपके कमेंट्स क्या हैं टायर स्टॉक्स पर, क्योंकि अब जिस तरह से वापस रबर प्राइसेस ने सर्च करना शुरू किया है, जैसे जैसे हमने क्रूड में इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, वैसे वैसे रबर प्राइसेस भी ऊपर आए हैं। और अब बहुत सारी हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि अब शायद जो मार्जिन है वो पिक आउट हो जाएंगे और अर्निंग वाइज जो एज इनको या फिर कहें कि जो बेनिफिट इनको लोअर रबर प्राइसेस का मिल रहा था वो शायद अब फर्दर ना मिले। आपका क्या व्यू है टायर स्टॉक्स पर?
देखिए मुझे लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि कल एक ऑटो एंसिलरी में एक मूव आया तो साथ चलते चलते कुछ टायर स्टॉक्स में भी एक माहौल बना। बट मेरे हिसाब से इस समय ये बिल्कुल सही समय नहीं है टायर स्टॉक्स को बाय करने का। मुझे जैसे आपने बताया एक न्यू नॉर्मल है, रबर प्राइजेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्लस क्रूड में वी नो दैट वी डोंट एक्सपेक्ट एनी क्रैक एनी सून। सो और प्लस डिमांड अब अगले कुछ क्वार्टर्स तो तकलीफ वाले हैं ही, कोई डाउट नहीं है उसमें। सो आई थिंक लंबे तौर पे ज़रूर बेनिफिट मिलता है। अनस्ट्रक्चर्ड जो सेक्टर है, कैश जनरेटेड सेक्टर है, उसको मूवमेंट कुछ अच्छी कंपनियों को मिलती है, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतरीन प्ले है मार्केट में टायर स्टॉक्स। अगर आपने पैसा बनाया तो एक बार बेच सकते हैं, नया तो पक्का अवॉइड कीजिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो सांघी इंडस्ट्रीज देखते हैं, ये स्टॉक क्या कर रहा है। आज अच्छे गेंस के साथ कामकाज कर रहा है सांघी इंडस्ट्रीज। और दूसरा है IFGL रिफैक्ट्रीज। टेक्निकल सेटअप विवेक ये बताएं, IFGL बेहतर ट्रेड है, IFGL रिफैक्ट्रीज या फिर सांघी इंडस्ट्रीज? मुझे लगता है सांघी इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर सांघी इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो इनफैक्ट पिछले 2 साल की जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 61 के ऊपर फर्दर सस्टेन होता है तो काफ़ी अच्छी रैली इसमें देखी जा सकती है, और 68 तक की रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं। 56 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। एक स्टॉक देख लेते हैं निवेली लिग्नाइट का, यानी NLC इंडिया का, जहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है आज के सेशन में। दिन के ऊपरी स्तरों पर NLC इंडिया ने निवेली लिग्नाइट का शेयर ट्रेड कर रहा है 9% से ज़्यादा का मूव। 9165 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, और पिछले आप कह सकते हैं कि 10-12 सेशन से, यानी 74 के लेवल से कंसिस्टेंट बाइंग इस शेयर में देखी गई है। ये विवेक, यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं निवेली लिग्नाइट, जो कि अब NLC इंडिया के नाम से आता है? इसका चार्ट में देखूं तो मुझे लगता है काफ़ी बुलिश है। अगर इसके डेली चार्ट को देखें तो 87 के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। 98 तक की रैली देखी जा सकती है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 88 से लेकर 89 की रेंज में मिलता है तो बाई करना चाहिए 84 के स्टॉप लॉस के साथ। विनती ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से निचले स्तरों से खरीदारी बन रही थी, उच्चतम स्तर पे पहुंचा, नए लेवल्स को छू रहा है 688 के लेवल पे। और आज जिस तरीके का मूव स्पेस में है उसके बावजूद आज विनती ऑर्गेनिक्स आउट परफॉर्म कर गया। विवेक एक बार टेक्निकल सेटअप देख के बताएं, क्या यहाँ से तेजी और देखने को मिलेगी या फिर मुनाफे को समेट लें? बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है, 3 दिनों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी। मुझे लगता है ये स्टॉक अपना एक नया ऑर्बिट छू सकता है, क्योंकि विनती ऑर्गेनिक्स फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। प्रमोटर स्टेक काफ़ी हाई है इस कंपनी में, और 670 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 740 तक के लेवल्स इसमें देखने की पॉसिबिलिटी है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। नीचे में अगर 675 से लेकर 677 की रेंज में मिलता है तो बाई करें। 620 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 740 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिद्धार्थ, आपको इस स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे सर, जहां पर वैल्यूएशंस आपको अट्रैक्टिव लग रही हो अभी? जी बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक ने बहुत बेहतरीन नतीजे दिए हैं। लोन बुक भी और स्ट्रांग हो सकती है और साथ ही साथ निम में भी स्ट्रेंथ आ सकती है, तो इंडसइंड बैंक पहला आइडिया होगा। दूसरा, हम मानते हैं कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन वाइज से देखें तो 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक को ट्रेड करता है। साथ ही साथ दूसरी कंपनियां जो ये क्षेत्र में है वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्ट्रॉन्ग निम्स है और लोन बुक भी ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो दीवान हाउसिंग एक स्टॉक हो सकता है जहां पे निवेश किया जा सकता है। और तीसरा आइडिया हम मानते हैं कि ब्रिटानिया बिस्किट स्पेस में अब मार्केट लीडर बन चुका है। 150 बेसिस पॉइंट से मार्केट लीडरशिप इनकी बढ़ी है पार्ले से, और साथ ही साथ प्रीमियमाइजेशन जो है, जो बिस्किट्स और वगैरह इनके जो आइटम्स है इनमें प्रोडक्ट्स में, तो ये सभी चीज़ देखते हुए मानते हैं कि मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, और हम मानते हैं कि 20% CAGR ग्रोथ देख सकते हैं FY 16 से 19। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे भी ज़रूर दाव लगा सकते हैं 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। जी आशीष, अगर कुछ हैवीवेट नेम्स की हम बात करें, जैसे मारुति हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, ये तीनों ही ऐसे शेयर्स हैं जो कि अपने 52 वीक हाई से महज अब 5 से 10% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मारुति सुजुकी कल इनफैक्ट मारुति पर नजर इसलिए भी रही क्योंकि इग्निस कल लॉन्च होगी और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है 2017 के लिए कंपनी की इन टर्म ऑफ लॉन्चेस। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, जहां पर डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस जो एक्सपेक्टेड थे वो अर्निंग्स पर नहीं दिखे, जिसके बाद स्टॉक ने भी एक अच्छा रिएक्शन दिखाया। अभी इन हैवीवेट नेम्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है?
देखिए ज़रूर कहीं ना कहीं ये रैली में अच्छा हैवी वेट्स का पार्टिसिपेशन रहा, लेकिन समझना पड़ेगा कि तीनों स्टॉक का एक अपना पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। इंडसइंड के नतीजे देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं थे टू लॉट ऑफ एनालिस्ट। ज़रूर डिमोनेटाइजेशन को लेके एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन बैंक ने पहले ही थोड़ी उम्मीद दी थी कि रिजल्ट्स इन लाइंस पे आ सकते हैं। और सो आई थिंक और मुझे यहाँ से कोई बड़ा मूव इंडसइंड में नहीं लगता है। मुझे लगता है उसके बजाय हमने कुछ बैंकिंग नाम लिए, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। और इनफैक्ट ICICI बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हमें काफ़ी टाइम से अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लग रहा है। वी आर फॉलोइंग दिस ट्रेड ऑफ शॉर्टिंग एक्सेस एंड बाइंग ICICI बैंक। कमिंग टू मारुति, डेफिनेटली वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड बट ट्रिमेंडस डिमांड। और ऑटो में अगर मुझे कंफर्ट अगर इन लेवल्स पे भी देना हो तो मैं टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक से दूंगा, और कमर्शियल स्पेस में एक SML Isuzu करके स्टॉक है, वहाँ पे देना चाहूँगा। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच आई वुड रिकमेंड। रिलायंस आई वुड फॉर्म ओपिनियन ओनली आफ्टर रिजल्ट्स। चलो ठीक है, लेकिन मार्केट्स बंद होने में अब थोड़ा सा ही समय बचा है और आज जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप पोजीशन कंप्लीटली डोमिनेट किया। पावर सेक्टर ने अच्छे गेंस मिले। निफ्टी 8408 के लेवल पे है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच। ट्रेडर्स बेट लगा रहे थे कि 8400 के लेवल के ऊपर जाएंगे, आज बिल्कुल वही हुआ। शुरुआत बहुत बेहतर थी, उसके बाद थोड़ा डिप आया, लेकिन लेटर हाफ में फिर से पिकअप कर गए और IT स्टॉक्स पे जो पुल बैक मिला उसने बहुत सारा दिया। सुबह से ही एक्टिविटी दिखी पावर स्टॉक्स में। NHPC पे तो खबर ही आ गई कि यहाँ पर 1.7 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया, डिविडेंड यील्ड बढ़ गई, उसका एक इम्पैक्ट दिखा। 9% स्टॉक ऊपर। SJVN इस स्टॉक पे एकदम से स्पाइक आया 7% ऊपर। NTPC निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक 6% का स्ट्रॉन्ग मूव। MMTC इनफैक्ट ये MMTC और AI इंजीनियरिंग इन स्टॉक्स पे भी अच्छे गेंस मिलते हुए नजर आए। AI इंजीनियरिंग लेटर हाफ में तेज हुआ। HOCL, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, JMT ऑटो, मुथूट कैपिटल और लिंक पेन जैसे जो स्टॉक्स थे वो आज ट्रेडर्स के रडार पर थे स्मॉल कैप कैटेगरी में। RPP इंफ्रा, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर तेजी थी और फुटवेयर सेक्टर तो सुबह से ही काफ़ी फोकस में था, जिसमें रिलैक्सो, बाटा ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज ट्रेडर्स की ग्रिप पॉजिटिव थी। तो ये छोटे मझौले स्टॉक्स जहाँ पर तेजी बनी, लेकिन जो तेजी बनी क्लियर कट लेटर हाफ में वो था IT, इन्फोसिस, TCS के नतीजे। TCS के नतीजे आज शाम को आएंगे और इन्फोसिस के नतीजे कल। इन्फोसिस का मूव देखिए आप, 1000 के ऊपर की क्लोजिंग होने जा रही है और 3.5% का मूव दे चुका है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ट्राइजन, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आज मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। TCS में फिलहाल 1% की तेजी बन चुकी है, दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग होने जा रही है और कल देखना होगा बाजार खुलते ही TCS पे क्या इंपैक्ट आता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे MBL इंफ्रा, सुप्रीम इंफ्रा, RPP इंफ्रा, PVV इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में मूव शार्प था। कई स्टॉक्स तो 9% चढ़े आज के सत्र में। ऑटो एंसिलरी स्पेस में JMT ऑटो स्टार परफॉर्मर था। इसके अलावा ल्यूमिक्स इंडस्ट्री 17% बढ़ चुका है और साथ साथ एंड्योरेंस टेक, बॉश और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स जैसे स्टॉक्स में गेंस आते हुए नजर आए। JMT ऑटो सुबह ही काफी एक्टिव हो गया था। पावर शेयर्स में पावर ग्रिड और NTPC निफ्टी के कंपोनेंट्स तेज थे। टाटा पावर में 3% का मूव बनता हुआ नजर आया। बाजार बंद हुआ 8407 के लेवल पे और अब एडजस्टमेंट देखनी होगी 8400 के आसपास ही आएगी, लेकिन सेंसेक्स 27,257 की क्लोजिंग। अच्छे गेंस पावर और IT स्टॉक्स में मिले। बिल्कुल, तो एक दिन भर एक वॉलेटाइल ट्रेड देखा गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि 8400 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको पार किया इंडेक्स ने और उसके ऊपर बंद हुआ। फार्मा में सेंटिमेंट्स कमजोर रहे, IT ने सपोर्ट लैंड किया। स्ट्रॉन्ग बाइंग आज हमने PSU स्टॉक्स में स्पेशली पावर स्पेस में देखी। क्या कमेंट्स हैं आशीष आपके इस क्लोजिंग पर? देखिए मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मैं इसको ऐसा मान लूँगा, जो ज़रूर कहीं कुछ कॉर्नर्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन समझना पड़ेगा कि इतने उम्दा रनअप के बाद थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेड था। अब रिजल्ट्स तो मूड सेट करेंगे ही, जैसे हमने अभी IT के बारे में बात करी, तो मुझे लगता है कि तेज़ी का माहौल बरकरार रहेगा और मे बी इंडेक्स में बहुत हैवी आपको मूवमेंट ना देखने को मिले, बट जो भी स्पेसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई विल नॉट रिपीट, आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे मूवमेंट रहेगी। मार्केट्स आर लुकिंग गुड स्टिल। विवेक, आपके कमेंट्स यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स में क्लोजिंग है, इनफैक्ट 9 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे तो है ही बाजार, लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी 8400 के आसपास कैसा लग रहा है? रिट्रेसमेंट आई भी मार्केट्स में कल के सत्र में, तो कहाँ तक के लेवल्स पे दोबारा री एंट्री पॉइंट बनेगा? मुझे लगता है क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। 8400 के ऊपर क्लोज होना एक बहुत ही बुलिश साइन है, क्योंकि 8360 का जो लेवल था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिट्रेसमेंट पे बाई करना चाहिए। जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 8360 से लेकर 8370 के रेंज में निफ्टी स्पॉट में फिर से री एंट्री करनी चाहिए, और ऊपर में जो अब बाइंग जो टारगेट रेंज होगा वो 8480 तक होगा। जी शुक्रिया सिद्धार्थ, आशीष और विवेक, आप तीनों का शामिल होने के लिए अंतिम बाजी में और अपने व्यूज रखने के